नावल मोहब्बत मनमहरम, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद। इसकी ये 10वीं एपिसोड है। नावल जो है वो सो फार बहुत 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 अच्छा जा रहा है। मुझे पता है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस नावल को। और सुमेरा हमीद लिखती हैं बहुत अच्छा है, वो बहुत मज़ेदार नावल लिखती हैं, बहुत अच्छा नावल लिखती हैं। तो अगर आपको भी वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनके नावल्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने हाल फ़िलहाल में उनके 3 शॉर्ट नावल अपने चैनल पर रीड किए हैं। आई गेस 3 ही किए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं, नहीं मेरे ख्याल में मैंने 3 ही रीड किए हैं। एक है माही, एक है चलो जाने दो, और एक है ट्यूलिप जो मैंने बिल्कुल अभी ख़त्म किया है। तो आप उन नावल्स को ज़रूर सुनिएगा, आप पक्का एंजॉय करेंगे। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बड़ी मदद होगी। और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नावल शुरू करते हैं। वो उससे नाराज़ था, बिलाशुबा बहुत नाराज़ था, लेकिन आज अदन उसके ऑफ़िस में आया तो उसने वो नाराज़ी भी छोड़ दी। क्यों आए हो? हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और मासूम हो गई। उफ़क़ के लिए बकवास बंद करो, तमीज़ से बात करो, बीवी है वो मेरी। फरजाम का तो जी चाह रहा था कि उसे उठाकर फेंक दे वरना उसका गला ही दबा दे। बीवी वो तुम्हारी है, लेकिन महबूबा वो सिर्फ़ मेरी है। वो आज भी सिर्फ़ मुझसे मोहब्बत करती है। उसे तुम बेवकूफ़ बनाकर भाग गए, अब फिर से आ गए हो। बेवकूफ़ तुम हो जो उसके साथ ताल्लुक़ का रिश्ता समझ रहे हो। तुमने देखा नहीं कि उसने सिर्फ़ मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मैं पिछले 5-6 साल से जेल में था। मुझे मेरा काबिल वकील और मेरा अमीर कबीर बाप भी आज़ाद नहीं करवा सके, लेकिन उफ़क़ ने कर दिखाया। ये है उसकी मोहब्बत की ताकत। वो भी काबिल लड़की है, किस किस से जा कर मिली, मेरे लिए दरख्वास्तें दी, सहाफ़ियों से मिली, पाकिस्तानी कम्युनिटी से वॉक करवाई, इतनी बड़ी NGO को मेरे लिए फ़ाल कर दिया। कौन कौन आकर वहाँ मुझसे नहीं मिला। उसने NGO को फ़ंड्स भी दिए। ये सब क्यों किया उसने, किस लिए? वो मेरे बगैर सांस नहीं लिया करती। एक बार पाकिस्तान में भी जेल चला गया था, रो रो कर बीमार हो गई थी। वो रात रात भर दुआएं करती थी मेरे लिए। उस वक्त वो मेरे लिए सिर्फ दुआ कर सकती थी। इस बार उसने सब कर दिखाया। क्या ये कम है समझने के लिए कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है? इतने साल उसने मेरी गुमशुदगी का ही सोग मनाया है। मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। अपने बाप की बीमारी के हाथों मैं मजबूर था। तुम्हारे लिए उसे कभी ना छोड़ता। वो तो ना हंसी होगी ना रोई होगी, ज़िंदगी को मर मर कर गुजारा होगा। तुम उसे कभी नहीं जान सकते, उसके अंदर का भेद नहीं पा सकते। खामोशी का वक्फा उसने अपनी मर्ज़ी का लिया। और नहीं तो इतना ही सोच लो कि उस जैसी शरीफ लड़कियां मोहब्बत के खेल बार बार नहीं खेलती। ये वो लड़कियां होती हैं जो पहली मोहब्बत का जो पौधा अपने अंदर लगाती हैं, उसके नीचे अपनी कब्रें बना लेती हैं, उसे उखाड़ कर नहीं फेंकती। हालात से मजबूर होकर अगर उसने शादी कर भी ली तो क्या वो तुमसे मोहब्बत करने लगी? अगर कह भी दिया होगा, जैसा कि मजबूर मशरक़ी लड़कियां कह देती हैं, तो क्या वो सचमुच करती है? अपनी माँ की वजह से तुमसे शादी कर ली होगी या सहारा चाहिए होगा। उसका तो कोई भाई भी बड़ा नहीं था, तुम्हें उसने सहारा बना लिया, लेकिन जान अभी तक उसकी मैं ही हूँ। उसने मुझे देखा, मेरे बारे में जाना तो बाज नहीं रह सकी। देखो हमारे ताल्लुक़ की मजबूती, वो मेरी तरफ भागी आई। अकल से काम लो, उसे छोड़ दो, उसे मजबूर न करो अपनी अम्मा या तुम्हारे किसी एहसान की वजह से। वो तो शायद तुमसे ना कह सके, ऐसी मजबूरी से तुम्हारे साथ बंदी रहे। आज़ाद कर दो उसे, और फिर देखो कि कैसे भागी आती है मेरे पास। वो मुझसे यहाँ बार बार छिप छिप कर मिलती रही। तब तुम यहाँ नहीं थे। उसने तुम्हें बताया कि मैंने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए थे। चलो मेरे साथ उस कॉफ़ी शॉप पर जहाँ उसने कॉफ़ी पी थी। कोई एक आध तो तुम्हें ज़रूर बता देगा कि वो मेरे साथ वहाँ जाती रही है। और कितनी बातें बताऊँ कि तुम ये यकीन कर लो कि वो मेरे लिए बनी है, तुम्हारे लिए नहीं। उसे आज़ाद कर दो। फरजाम गुमसुम उसे सुनता रहा। दुनिया का कोई भी मर्द होता वो अदन को सुनता, अदन का यकीन करता, उफ़क़ पर शक करता, अपनी किस्मत पर रोता, और नहीं तो उस सारे नुकसान पर, उस सब पर ख़ुदकुशी तो ज़रूर ही कर लेता। वो सब सुनते सुनते फरजाम कहीं का ना रहा। वो शख्स अपनी मर्ज़ी से बोलकर चला गया। वो फातिह था, आया और चला गया, और फरजाम शिकस्त खोर्दा वहीं पड़ा रहा था। उसने माँ को फ़ोन करना चाहा, गला फाड़ कर रोना चाहा, ना फ़ोन कर सका ना ही रो सका। वो उससे मोहब्बत करता, और वो अदन से पहली मोहब्बत, मशरक़ी औरत। ठीक कहा उसने, उफ़क़ जैसी लड़की मोहब्बत का खेल नहीं खेलती, मोहब्बत एक ही करती है और उसी मोहब्बत में ख़ुद को दफना देती है। उससे मुतासिर होते, उसके करीब आते, उससे मोहब्बत करते। फरजाम ऐन वक्त पर पलट गया।
अब वो किसी पुल से छलांग लगा देने के ही काबिल रह गया था। अब ऐसे अंजाम के साथ वो कैसे ज़िंदगी जिएगा। किसी को बिना बताए वो ऑफिस से चला है। मजबूरी के उन दोनों के रिश्ते को उसे ख़त्म ही कर देना चाहिए। वो नाराज़ है, वो मान जाएगा, लेकिन वो तो तलाक की बात कर रहा है। वो उस अंगूठी के इंतज़ार में थी जो जल्द ही दोबारा उसे पेश की जाएगी, और वो उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था। वो इस कदर पत्थर दिल हो चुका था उफ़क़ के लिए, इतना मुतनफ़्फ़र। उसके जिस्म पर चींटियाँ लूट खसूट करने लगी। वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई। फरजाम ने उसके ऐसे देखने पर उसे नज़र उठाकर देखा। दोनों एक दूसरे को दो मुख्तलिफ नज़रों से देख रहे थे। उसकी नज़र में वो रोबोट घूम रहा था जो सिर्फ काम करता था, ना हंसता था, ना बोलता था, ना ही ज़िंदगी में ज़िंदा था, और अंदर बाहर से मुर्दा हो चुका था। उफ़क़ की नज़र उस फरजाम पर थी जिसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत का समंदर था, और जब आंखें बदल रहा था। अब वो शायद रोमी के पास जाने की तैयारी कर रहे। वो उसका यकीन ही नहीं करना चाहता था। वो उससे अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहता था। फरजाम ने सच मान ही लिया था कि अनारकली बाज़ार में शादी का सुनकर भूत बन जाने वाला वजूद अदन की मोहब्बत का सोग ही मना रहा था। वो भूल गया था कि न्यूबेरी में उसके साथ वो किस कदर खुश थी। उसने मान लिया था कि वो उस वक्त ख़ुद को बहला चुकी थी। वो एक बहली हुई ज़िंदगी गुजार रही थी, एक समझौते की ज़िंदगी। मुझे तलाक दे रहे हो, सिर्फ सवाल नहीं था ये। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें अदन ही चाहिए ना, तो तुम आज़ाद हो। वाक़यात इतने मामूली और आम भी नहीं थे जितना कि बज़ाहिर नज़र आ रहे थे। कोई शख्स सरे बाज़ार किसी दूसरे की बीवी का हाथ पकड़ ले और कहे ये मुझसे छिप छिप कर मिलती है, तो ये बात इतनी आम भी नहीं रहती। कोई ऐसी ही किसी की बीवी पर बात नहीं करता। साफ दिल के, बड़े दिल के शौहर अगर गुस्सा पी भी जाएं तो दिलों में बाल ज़रूर आ जाते हैं। शक और वसवसा तो शैतान का पसंदीदा हथियार है जिसे वो हमेशा उठाए रखता है और ताक कर मौके से ही इंसान पर वार करता है, और जहर फैल कर नस नस तक चला जाता है। तो ये वार फरजाम पर भी काम कर गया। तभी उसका अंदाज़ जहर खन था, जानलेवा था। मुझे फरजाम चाहिए। पानी उफ़क़ के सर पर से गुज़र गया। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। फरजाम की ज़िंदगी से ना वो जाएगी, ना ही उसे जाने देगी। हर काम को फुर्ती और दिलजमी से करने वाली उफ़क़ फरजाम पर अपनी सारी जान लगा देगी। जो हो रहा है उसे होने नहीं देगी। वो तमस्खर से हंसा। ये फरजाम तुम्हारे पास पिछले 3 साल से है। कभी तुम उसके पास आई, उस फरजाम से तुम्हारा दिल बहल रहा था। बस तुम्हें एक सहारा मिल गया था। गंदम की भूसी में जैसे आग लगती है और बुझती है, ऐसे ही फरजाम में अदन आग लगा गया था। अब ये आग बुझ नहीं रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। उसने उसकी बात को दरमियान में ही उचक लिया। तुम अपने लिए आने वाले हर रिश्ते के लिए इनकार कर देती थी। तुमने तंग आकर मुझे हाँ कह दिया। ये गलत है फरजाम, ये ज़्यादती है मेरे साथ, ये झूठ है, तंग आकर नहीं। फिर क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? मोहब्बत तो हम दोनों को ही नहीं थी ना। हमने एक दूसरे को जान कर यहाँ की थी। मैंने सब सच बता दिया था। मैं तब नहीं करती थी, मगर अब बहुत मोहब्बत करती हूँ फरजाम। उसने ऐसे वक्त में अपनी मोहब्बत का ऐलान किया जब उसे कोई वक़्त ही ना दी गई। कब की तुमने मुझसे मोहब्बत? मैं तुम्हारा मोहब्बत का मुआहिदा नहीं था, ईमानदारी का तो था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम्हारी शराफत, तुम्हारा काम, तुम्हारे उसूल। बहुत मुतासिर था मैं तुमसे। मेरा ईमान था कि सिर्फ़ एक उफ़क़ जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी को तबाह नहीं करेगी। मैं नुकसान में नहीं रहूँगा। मैं बहुत खुश ना रहूँ तो ना खुश भी नहीं रहूँगा। तुम्हारे जिस हुस्न पर दुनिया मरती है ना, उस पर मैंने कभी नज़र नहीं डाली थी। जो हुस्न तुम्हारे अंदर था उस पर मेरी नज़र थी। गुज़रे सालों में मैंने रोमी को याद किया ताकि मुझे याद रहे कि मुझे रोमी जैसी गलती दोबारा नहीं करनी। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे बहुत बार उसके फ़ोन आए, लेकिन अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में उससे बात करना मैंने गवारा नहीं किया। आंसू का गोला उसके हलक में अटका। तुमसे मुतासिर होता मैं तुम्हारा मुकीद हो गया। तुम्हारे बगैर रहना मुहाल हो गया। पहले तुम्हें परख रहा था, फिर तुम्हारे शहर में मुब्तला हो गया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम माजी के हर तरह के दुख से बाहर निकल आओ। तुम इतनी मुस्तहकिम हो जाओ कि तुम्हें मुझ तक आने में कोई मसला पेश ना आए। इस उलट पुलट में मैं कहीं का नहीं रहा। जिस खौफ से बचता रहा उसी से मोहब्बत करने लगा। कसम खाई थी मैंने कि किसी औरत पर यकीन नहीं करूँगा। बहुत यकीन किए थे मैंने रोमी पर। कसम तोड़ी और नुकसान भी खुद ही उठाया। इसे अंगूठी पहनाना थी। वो तकरीबन रो रहा था, जिसे तालियां बजवाना थी वो सुनकर सुन हो रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया उफ़क़? दिल में उसे छुपाए तुम मेरे साथ रही, दूर दूर।
मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बार बार यही कहूँगी, बाकी बातें हालात ने पैदा कर दी हैं। बज़ाहिर वो सच है पर वो झूठ है। सिर्फ़ एक बार मेरा यकीन करो, मेरे डरने ने मुझे दूर रखा। मुझे मोहब्बत करने से डर लगता था। मोहब्बत से नहीं उफ़र, किसी और के साथ मोहब्बत करने में। तुम वही लड़की हो जो पहली मोहब्बत के नाम पर ज़िंदा रहती है और उसी पर मर जाती है। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो मोहब्बत के लिए जीती और मर जाती है, और वो तुम्हारी मोहब्बत है। मेरी उस नादानी को मोहब्बत ना कहे। मेरे शौहर के बराबर कोई नहीं आ सकता। इस नादानी को, फरजाम ने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। अपनी अम्मा का लिहाज कर रही हो, माशरे का, ख़ानदान का, मजबूर हो या एहसान उतार रही हो। आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे ही तुम्हें छोड़कर रोमी के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि तुमने वार में उसे भी मात दे दी। वो साफ साफ इनकार करके अंगूठी मुंह पर मार दी, और तुम रिवायती लड़की, डरपोक और शरीफ, पहली मोहब्बत को सीने से लगाई रखने वाली। तुम्हें तो मुझसे दूर जाना आया, ना ही करीब आना। गम और गुस्से से वो तकरीबन पागल ही हो चुका था। उसकी आखिरी बात ने उफ़क़ को अंदर तक तहस नहस कर दिया। तो अब उसे बार बार रोमी याद आ रही है, और अब ये खुद रोमी के पास जाना चाहता है। अब वो रोमी के लिए तड़प रहा है। तुम्हारा वो अमान तुम्हारी राह में आंखें बिछाए खड़ा है, जिसके लिए तुमने अपनी मेहनत से जमा किया गया पैसा फ़ंड्स में दे दिया। अगर तुम्हारे अकाउंट में और पैसे भी होते तो तुम वो भी दे देती ना। बकवास की है उसने सरासर। मैंने कोई पैसे नहीं दिए। उसकी बात पर यकीन है, मुझ पर नहीं। यकीन दरअसल बर वक्त सच बोलने पर किया जाता है, क्योंकि उफ़क़ उसकी की गई बातें अब तक सच ही निकल रही हैं। क्या उसका कहा सब सच नहीं? अगर वो ना मिलता तो तुम मुझे बताती ये सब। शायद बिना बताए छोड़ जाती। वो शख्स तुम्हारे कॉलेज आया, फिर स्टोर तक, तुम लोग कॉफ़ी शॉप में मिले, उसके वकील के पास तुम बार बार जाती रही। और क्या कुछ तुम्हें करना था उफ़क़? क्या कुछ, और इतना कुछ छुपाया था तो बताना क्या था कि मुझे तुमसे, सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत है, सिर्फ़ अपने शौहर से, अपने फरजाम से। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, धोखा नहीं दिया। अब भी कह रही हो मोहब्बत का? अब भी? क्या अब भी और मेरे नाम का सहारा चाहिए? जब तक डॉक्टर अदन का केस ख़त्म नहीं हो जाता, क्या तब तक? वो वाकई पागल ही हो चुका था। उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था उसे जांचे बगैर वो ज़ुबान पर ला रहा था। सोफ़े पर गिरे हुए अंदाज से बैठी वो ऊंची आवाज़ से बच्चों की तरह रोने लगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ फरजाम, मेरा यकीन करो। चलो हम पाकिस्तान चले। मैंने कहा नहीं कि मैं मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे कहना ज़रूर था। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क है कि तुम मेरे शौहर हो। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेती हूँ। मैंने इतना कुछ छुपाया, लेकिन मैंने एक पल को भी धोखा नहीं दिया। मैं किसकी गवाही लाऊं कि तुम्हें यकीन आए? सिर्फ अल्लाह ही है जो सब जानता है। फरजाम, तुम उसी अल्लाह पर जो सब जानता है यकीन रखकर मेरा यकीन कर लो। उसी अल्लाह के लिए मेरी बात मान जाओ, सिर्फ़ एक बार, अल्लाह के लिए। जिस वक्त वो ये बात कर रही थी, ठीक उसी वक्त बेल दी गई। फरजाम ने उठकर दरवाज़ा खोला। उफ़क़ समझी न मलोगी, वो उठकर अंदर जाने लगी, लेकिन जिसे उसने देखा, फरजाम ने बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने नज़र आने वाले शख्स को देखकर उसकी कनपट्टी की रगें फड़क कर तन गई। वहाँ अदन खड़ा था। उसकी शक्ल पर वही तासिर था जो मैदान जंग में दुश्मन के सिपाहियों के लाशों को ठुड्डे मारने वालों की आंखों में होता होगा। वो अदन आ गया था, अपनी फतह का झंडा फरजाम नामी लाश पर गाड़ने। उफ़क़ मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। उसने ज़रा सा झुककर सरगोशी की। चोट ऐन मकाम पर लगी। तुम्हें पूरा हक है, फरजाम ज़रा सी बुलंद आवाज़ में बोला। वो बेइंतहा गुस्से में नज़र आ रहा था। उसका जी चाहा घूंसा मारकर उस खबीस को चित कर दे। उसे घूंसा मार देना चाहिए था, लेकिन वो बाहर निकल गया और अदन अंदर आ गया। वो वक्त दरवाजे की तरफ जब तक आई, फरजाम बाहर जा चुका था। फरजाम बंद होते दरवाजे तक यह आवाज़ पहुँची। अदन दरवाजे के सामने डट कर खड़ा हो गया। जाने दो उसे, उसने ही मुझे बुलाया था कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊं। उफ़क़ ने उससे धक्का दिया और लपक कर बाहर निकली। सीढ़ियाँ पलंगती नीचे आई। फरजाम वहाँ नहीं था। वो पार्किंग की तरफ लपकी। फरजाम की कार तेज़ी से वहाँ से निकली और वो चला गया। उसने नीचे आने में देर कर दी? नहीं, उसने हर मामले में देर कर दी। अदन से मुताल्लिक़ हर बात बताने में, अपनी ज़िंदगी में फ़रजाम को उसका मकाम दिखाने में वो उसे छोड़ रहा था। ये सिर्फ अदन की वजह से ही नहीं हुआ, ये उफ़क़ की वजह से हुआ। उफ़क़ की आंखें झिलमिलाई। दिल के रास्ते जान कैसे निकलती है वो आंसुओं की ज़ुबान में बता सकती थी। वाक़यात अलमिए कैसे बनते हैं वो एक एक को समझा सकती थी। बरसों पहले उसने अपनी अकल पर मातम किया था जब वो अदन के बाद के हाथों से बच निकली थी। बरसों बाद भी वो अपनी अकल पर मातम कर रही थी। वो अदन के हाथों से नहीं बच सकी।
अब वो हलक फाड़कर ऐलान कर सकती थी कि वो फरजाम से मोहब्बत करती है, लेकिन अब उस ऐलान को कौन मुक्कत देगा। ये ऐसे ही हुआ ना, जैसे किसी के मरने के बाद उसकी पैदाइश का ऐलान किया जाए। फिर ऐसी खबरों से किसी को क्या सरोकार। फरजाम तो जा चुका ना। खड़े खड़े उफ़क़ पर बहुत सी हकीकतें वार हुई। वो उस वक्त उसे तन्हा कर गया है। ये छोटी बात है, बड़ी बात तब होगी अगर वो एक बार भी पलट कर ना आए। शायद एक लंबी मुसाफत उसके इंतज़ार में थी, या एक तवील कर्ब। क्या वक्त उसे और सबक देना चाहता था, या वक्त वाकई बेरहम बनकर उससे कुछ छीन लेना चाहता था। वो एक बार फिर से सवालिया निशान बन गई। अजनबी लोग भी उसे देख लेते तो ज़रूर उससे पूछते क्या हुआ। वो ज़ेरे लब अल्लाह को याद करने लगी। वो हाथ उठाकर दुआ नहीं कर रही थी, वो तो मुजस्सिम अंजल दुआ की सूरत जुड़े हाथ बनी खड़ी थी। अदन खिड़की में खड़ा उसे देख रहा था। वो वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे अपने ही हाथों अपने तख्त और ताज के टुकड़े कर डाले हों, जैसे अपने ही मुर्दा वजूद पर खड़ी मातम कर रही हूँ। ज़रा सा दूर, थोड़ा सा धुंधला ही सही, अदन देख रहा था कि वहाँ कौन खड़ा था। वहाँ आमान की उफ़क़ नहीं खड़ी थी। वो उसके लौट आने पर नहीं, किसी और के चले जाने पर मातम कुना थी। क्या वक्त ऐसे बदल जाता है? अगर ये वक्त ही है तो अज़ाब का मुस्तहिक है। अदन ने साफ शीशे पर अपना हाथ रखा। वो उफ़क़ को खुद में भींच लेना चाहता था। वो उसमें हुलूल कर जाना चाहता था। वो उसका हाथ थाम कर उसे बताना चाहता था उन सालों में उस पर क्या गुजरी। उसने एक एक साथ उसके लिए जमा कर रखी थी। वो गुजरी सारी साथें उसकी झोली में डाल देना चाहता था। वो अब उसे ठीक ठीक बताना चाहता था कि उसकी मोहब्बत उस पर कब उतरी, उस मोहब्बत पर उसका ईमान कब मुकम्मल हुआ, उसका अमीलियत का लफ्ज़ वो उस पर आश्कार कर देना चाहता था। वो उसे बताएगा कि क़यामत के उन बरसों में उसने कितनी बार उसे पुकारा, कितनी बार उसने उसे ख्वाब में देखा और आँख खुल जाने पर वो रोया। वो उसे छोड़ गया था, उसने गलती की, वो वापस आ गया है, गलती की इस्लाह हो गई। उफ़क़ हथेली से आंखें रगड़ रही थी। वो देख सकता था उसे उस पर तरस आ रहा था, बहुत आ रहा था, लेकिन ख़ुद से ज़्यादा नहीं। तरस उसने पहले ख़ुद पर खा लिया था। उसने एक पूरा अज़ाब वक्त काटा था। ज़्यादा रहम का मुस्तहिक वो ही था। उफ़क़ से दूर अदन उससे ज़्यादा हारा खड़ा था। वो कैसे उफ़क़ पर तरस खा लेता, इतना जालिम कैसे हो जाता कि वो ख़ुद को ही मार डालता। अदन के अंदर उफ़क़ के लिए अब मोहब्बत उससे कहीं ज़्यादा थी जितनी उफ़क़ का ख्याल था उसके अंदर फरजाम के लिए है। वो देख सकता था कि वो किस हाल को पहुंची खड़ी है, वो किस हाल को पहुंच चुका है। वो क्यों नहीं पलट कर देखती, वो अपने नफ़े की तरफ क्यों नहीं पलट रही। ये जो आसमान का रंग है ये कितना प्यारा है अमान। मुझे इतनी देर से क्यों मालूम है कि आसमान इतना खूबसूरत है। तुम्हारी आंखों में अमान आ बसा है। अब तुम्हें खूबसूरती का हर पैमाना मालूम होगा। कहो अमान जी शुक्रिया। ए अल्लाह शुक्रिया, मेरी आंखों को अमान दिया। ये बंद हुई हैं तो अंधेरे पर भी फ़िदा हुई हैं। मैं इन पर फ़िदा हूँ। अदन ने अपनी गीली आंखें साफ़ की। अब उसे उफ़क़ की नफ़रत मिलेगी, एक लंबा अरसा मिलेगी। फरजाम उसे तलाक दे देगा, वो अदन से नफ़रत करेगी, ठीक करेगी। उफ़क़ की है तो नफ़रत ही सही, उसे एक तवील इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा उसकी पहली जैसी मोहब्बत पाने के लिए। और वो तो उफ़क़ है, मुस्तकिल नफ़रत पाल ही नहीं सकती, मोहब्बत के बिना रह ही नहीं सकती। वो ज़रूर करेगा ये इंतज़ार। अब वो साबिर बन जाएगा, अब वो सब करेगा। घाट घाट का पानी पी चुका तो अब प्रेम अमृत ही पीना है। यही खिज़र अब उसे ज़िंदा रख सकेगा। एक एक बूंद के लिए वो हर हद से गुज़र जाएगा। वो उफ़क़ के लिए हर पाताल में उतर जाएगा और उसे भी घसीट ले जाएगा। वो अंदर बाहर से उफ़क़ हो चुका था। उसकी ज़ात में सिर्फ उसका अक्स झिलमिला रहा था। वो कैसे पीछे हट जाता। इसीलिए वो फरजाम के पास गया था। एक सुपर पावर मुल्क की बदनाम ज़माना जेल में वक्त गुजारने वाले को ठीक ठीक अंदाज़ा था कि उसे किस वक्त उन दोनों के दरमियान दखल देना है। वो उस बिल्डिंग के आगे पीछे ही टहल रहा था। फरजाम ऑफिस से फ़ौरन ही उठाया था। वो क्यों जल्दी आया था? अदन नामी नाम नेहात दहशतगर्द जानता था। उल्टी उंगलियों के काफ़ी गुर वो सीख चुका था। उफ़क़ घुटनों के बल ज़मीन पर ढह गई। बोस्टन में आज एक ऐसी रात उतरी थी, इतनी अंधी। उस रात ने सबको अंधा कर दिया था। यह अंधापन सितारा सबको निगल रहा था। यह अंधेरा अंधेरा। ज़िंदगी में वो इतने सदमात से गुजरी थी कि वो किसी एक भी सदमे से मर क्यों ना गई। मरने के लिए यह आज ही की रात क्यों?
इसी सदमे से क्यों? क्या नजिस साथ अभी भी उसके पीछे पीछे ही होंगी, वरना वो गहरे होते अंधेरे में हुलूल ना कर रही होती। उसका जी चाह दीवानी होकर दर बदर भटक जाए। ये दीवानगी उसने फरजाम पर जाहिर क्यों न की? लेट जाने के लिए धूल ही सही, कदम बोसी के लिए खाक ही सही, ये भी कम था उस पहले शख्स के लिए जिसने इज्जत से उसकी तरफ देखा और शराफत से अपनी इज्जत बना लिया। बिलोर जानकर रुख रुख रोशन किया, दिल में एक मुकद्दस दुआ की तरह रखा। ऐसी दुआएं जिन पर खुदा से ख़ास वादा लिया जाता है, वो उस पर ज़िंदगी के रुख रोशन करता है, उस पर लम्हा ब लम्हा फ़िदा होता रहा। वो एक ऐसा फ़िदाई था जिसने कभी परस्तिश किए जाने की ख्वाहिश न की, बस हाथ जोड़े बैठे रहने पर ही नाजा रहा। रिश्ते और ताल्लुकात में कौन ऐसा करता है? कौन है जो माजी के ऐबों को फरामोश करके देवता बनाता है? कौन है जो ताल्लुक़ को मुक़द्दस फ़रीज़े की तरह सर अंजाम देता है? ऐसी इबादतें कौन करता है जो फ़र्ज़ नहीं हुई लेकिन फ़र्ज़ कर ली जाती हैं मोहब्बत से? मोहब्बत के लिए ये सिर्फ़ मोहब्बत ही है जो उस मकाम तक ले आती है। ये करिश्मा मोहब्बत के ही हैं। कश्मीरी हुस्न पर उसकी चाहत कायम न थी, वो हुस्न जिस पर नज़र पड़ते ही शाहिरा कायदे आज़म के ट्रैफिक अदन के लिए साकित व जामिद हो गई थी। वो नीली गहरी आंखें जिनमें अदन का दिल डूब गया था। मुझे मालूम हो गया सिर्फ़ एक हेलन के लिए जंग क्यों की गई। मैं तारीख़ के उस अफसाने पर हंसा करता था, अब यह तारीख़ मुझ पर हंस रही है। उफ़क़, तुम्हारे लिए तो आलमी जंग भी कम है। वो अदन की वो हेलन थी जो लाखों इंसानों को मैदान जंग में घसीट लाई थी। जिसे उठा लाया जाता है, पहलू में बिठाया जाता है, वही हुस्न और वही कशिश जो अजीम कौमों में जायज़ नहीं, जिस पर कलम उठाकर दो लफ्ज़ भी नहीं लिखे जाते। मैंने सुना है कि कुछ रोगी बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर एक सच्चा और खरा इंसान ऐसे रोगों पर एक फूंक मारे तो वो ठीक हो जाते हैं। तुम्हें तो मुझे फूंक भी मारनी नहीं पड़ी। और सुनो, अगर हम अचानक से बहुत गरीब हो गए तो हम एक शिफा खाना खोल लेंगे। तुम फूंके मारती जाना, मैं पैसे इकट्ठे करता जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक शिफा के पैसे नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, मैं कोई ऐसा रोगी भी नहीं था, लेकिन तुम में तो कमाल का कमाल था। उफ़क़, अदन की आवाज़ उसकी पुश्त से उभरी और वो आवाज़ देना नहीं चाहता था, वो बढ़कर उसे थाम लेना चाहता था। उफ़क़ आंसू बहाती रही, वो उब्बाक मबहूत खड़ा रहा। काश खुदा ने फरजाम नामी इंसान पैदा ही ना किया होता। खुदा उसे याद भी आया तो शिकवे के लिए उस शख्स के लिए आंसू बहा रही हो जो तुम्हें छोड़ गया। उफ़क़ के जोग साधना में तब्दीली ना हुई। शायद वो उसे सुन ही नहीं रही थी। यकीनन वो फरजाम के दिल की धड़कनें तलाश कर रही थी। आसपास से अंधेरी बहरी हुई वो फरजाम के आसन जमाए थी। अदन घुटनों के बल उसके करीब बैठा। हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तुम कहा करती थी कि खुदा को तुम्हें अमान देना ही होगा, तुम खुदा को मना कर ही छोड़ोगी। देखो, तुमने खुदा को मना ही लिया, खुदा मान गया। उफ़क़, उसी ने हमें दोबारा मिलाया है। वाकई खुदा तुम्हारी बहुत मानता है, तुमने राज़ी कर ही लिया उसे। अभी तो मैंने उसे नाराज़ किया है। उफ़क़ ने ऐन उसकी आंखों में देख कर कहा। उसकी आंखों में डर का शुबा तक ना था। चादर का कोना दांतों में दबाए सुर्ख पड़ती, ज़रा ज़रा सी कपकपाती। क्या ये वही लड़की थी माल पर उसके सामने से गुजरती जिसकी जान निकल जाती? वो फरजाम के लिए उसकी जान ले लेना चाहती थी। निगाहों के उस तसादम ने एक गहरा सदमा दिया। अदन का भाग कर कहीं छिप जाने को जी चाहा। कोई उस पर सिर्फ इतना मेहरबान हो जाता कि वक्त को पीछे ले जाता, जहाँ उस लड़की की नज़रें शर्मा कर चुरा कर निकल जाया करती थी, जिन नज़रों में पहली शबी उसकी हुआ करती थी। उसे सदमा हुआ, गहरा सदमा हुआ। उस लड़की ने रो रो कर उन आँखों को बर्बाद क्यों न कर लिया? उसे यही तो करना था। एक कमज़ोर डाल पर बैठी कमज़ोर सी तितली जैसी लड़की को खुद को उजाड़ लेना चाहिए था। उसने ऐसे क्यों ना किया? इतनी मजबूत क्यों? वो जोगन हो जाती तो वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसे खुद को दान कराता। अब तो वो कशकोल लिए खड़ा है। उफ़क़ जैसी लड़की उस पर यह नौबत क्यों लाई? अव्वल आने वाले को वो इस दर्जे पर क्यों ले आई? वो उफ़क़ से पूछता, ज़रूर पूछता, लेकिन अब कैसे पूछता? तब वो मेरा था, उसने मुझे बचा लिया। मेरी रातों की इबादतों सिजदों दुआओं पर उसने मुझे फरजाम दिया। उसने मुझे वो हीरा दिया जो इंसानों के कान से नहीं निकलता, जिसे मुक़द्दस सफ़ात से बनाया जाता है। तुम जानते हो वो क्या है? तुम नहीं जान सकते। तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है। तुम्हारे पास तो वो आँख है जिसे मेरा हुस्न नज़र आता है, वो आँख जो मुझे देखते रहना चाहता है, मेरे हुस्न के कसीदे बयान करती थी। तुमने वही सब देखा जो बाज़ार से ख़रीदारी करते वक्त एक गाहक देखता है, वही गाहक जो इंसान और चीज़ में फ़र्क नहीं कर सका, अपने मतलब का, अपने मतलब से ख़रीदने से ताल्लुक़ रखता है। बस वही ख़रीदार हो ना तुम।
तुम इस वक्त गुस्से में हो। आदन ने अपने अंदर उठने वाली कपकपी को काबू में करने की कोशिश की। वो उफ़क़ के सामने ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। अगर मैं गुस्से में होती तो तुम पर थूकती। क्या मैंने ऐसा किया? मेरा तुम पर गुस्सा भी हराम है, जैसे तुम मुझ पर हराम हो। आदन को अब सहारे की ज़रूरत थी। वो बैठा ही रहता, वो खड़ा क्यों हुआ? देखो तुम मेरे लिए किस कदर हकीर हो। अगर तुम इस हाल तक ना पहुंचते, अगर तुम इस दुनिया के बादशाह होते, तो भी उफ़क़ पलट कर तुम्हें ना देखती। तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम हुई? उफ़क़ जमकर उसके सामने खड़ी थी। अदन को वाकई अपनी औकात ठीक ठीक मालूम हो गई थी। फरजाम की नज़रों में मुझे तुम्हारी औकात मालूम हो गई है। हिम्मत करके आवाज़ मजबूत बनाकर अदन ने कह दिया, जबकि वो ऐसे गिरने वाला था जैसे घुन खाया जीना जो ज़रा से दबाव से धड़ाम से चरमरा कर गिर पड़ता है। उसे कुछ भी ना मिला और वो घुन खाया खड़ा रहा। तुम्हारा नाम उन नामों में लिखा ही नहीं गया जिन पर मोहब्बतें वाजिब होती हैं। उस हकीकत को जान जाओ। वो बद्दुआ दे रही थी या सज़ा सुना रही थी? उसने ये सब कैसे जान लिया था? जेल जाने के बाद से वो बार बार रो पड़ता था। उससे पहले ज़िंदगी में ये नौबत कभी नहीं आई थी। उस पर यह बात सुनकर उसे रोना आया। उस पर महीनों रवा रखे जाने वाले तशद्दुद से ज़्यादा उसे इस वक्त सही सलामत खड़े होकर आया। मुझ पर मोहब्बत वाजिब नहीं हुई। भूल गई कैसे तुमसे मोहब्बत करता था। मुझे याद है कैसे तुम मुझे छोड़ गए और किस लिए छोड़ गए। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। काश कि तुम जान सकते कि मैंने नसीहत के बाद इनाम मिलने पर कैसे शुक्र अदा किया। तुम वो नसीहत थे जो मुझे वक्त ने दी और फरजाम वो इनाम है जो मुझे खुदा ने दिया है। तुम वो आजमाइश थे जो ज़िंदगी में एक बार तो हर इंसान को भुगतनी ही पड़ती है। वो आजमाइश जो धुल धुलाकर इंसान का असल उसके सामने ले आती है। फरजाम का दिल दुखाकर मैं खुदा की नाशुक्री कैसे करूं? अभी तो फरजाम के मिलने पर उसका शुक्र ही अदा नहीं कर सकी। इतनी मजबूत आवाज़ उफ़क़ की, इतना खरा अंदाज उसका। फरजाम तुम्हें छोड़ गया है, इस सदमे से बाहर आ जाओ। वही अदन का शह पर मात देने वाला अंदाज। उफ़क़ तुम्हें धुतकार रही है, इसे अपनी पेशानी पर कुंद करवा लो। उसने अदन की बिछाई बिसात ही उलट दी। जब जब अपनी शक्ल देखो तुम्हें ये दिखाई देना चाहिए। मुझे तुम दिखाई देती हो उफ़क़। ऐसी बातें तो तुम करती थी, अब मैं कर रहा हूँ। मुझ में तुम समा गई हो। मैं सांस कैसे लूँ उफ़क़? मेरी सांसें तुमसे जुड़ गई हैं। उसने बढ़कर उफ़क़ का हाथ थामना चाहा। उफ़क़ 2 कदम पीछे हुई। वो उससे डर नहीं रही थी, भाग तो अब कतन नहीं रही थी। वो अब उससे नहीं भागेगी। ये डर कर भागने का ही अंजाम था। पानी आए तो ऊंचाई पर चढ़कर जान बचानी चाहिए, अज़ाब आए तो सिजदे में झुककर, इंसान वबाल बनकर आए तो सामने से डट कर। मैं उसे तुम्हारी और अपनी सारी बातें बताया हूँ। तुम कितनी बार मेरे साथ अकेली निकली, कैसे तुम दीवाना वार मुझसे मोहब्बत करती थी। सारी ख़ास बातें बता कर आया हूँ उफ़क़। आखिर को वो भी एक इंसान ही है ना। कितना भी अच्छा होगा, फ़रिश्ता नहीं होगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा गया हूँ। उसके रद्द अमल पर वो चिढ़ गया, वरना ये सब ना कहता। उफ़क़ ने अपने तासिर बमुश्किल दबाए, जिनमें पहला तासिर गैज़ व गज़ब का था। मुझसे मुतालिक मशवरा लेने वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर ऐसा ना होता तो वह ऐसे चला ना जाता अपनी बीवी को मेरे साथ छोड़कर। वो तुम्हें छोड़ चुका है। अगर वो मुझे छोड़ता तो खुद यहीं रहता और मुझे तुम्हारे साथ चलता करता। तुम बहुत खुशफहम उफ़क़ थी जब तक आमान नामी आजमाइश में मुब्तला रही। फरजाम मेरे लिए कोई जंगली झाड़ी नहीं है जिसे उखाड़ा और ज़मीन किसी और बेल बूटे के लिए तैयार कर ली। तुम्हारी भूल है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी वो मेरा ही होगा, क्योंकि मैं उसे अपना ही रहने दूंगी। उस आखिरी बात से अदन को बहुत तकलीफ़ हुई। उसका जी चाह के ज़ोरदार थप्पड़ उफ़क़ के गाल पर मारे। तुम 100 साल भी मेरी राह में खड़े रहे तो भी तुम्हें मेरी एक नज़र नहीं मिलेगी। तुम उफ़क़ को पलटकर खुद को देखता नहीं पाओगे। क्या हो अगर वो उस मुजस्सिम हूर को घसीटे और अपने साथ ले जाए। काश वो पाकिस्तान में होता, काश वो नाम निहाद दहशतगर्द ना होता। तुम उफ़क़ को पलटकर खुद को देखता नहीं पाओगे। उसके अंदर बाहर साईं साईं होने लगे। एक ने उससे मोहब्बत की थी, एक से उसने शादी की थी। उफ़क़ को छोड़ दिया था, मारिया ने छोड़ दिया है। एक को धुतकारा था, एक धुतकार रही थी। उफ़क़ ने पलट कर नहीं देखा था। वो ज़रूर रुख मोड़े उसे देख रही थी। उसकी चाल में थकन और दुख ज़रूर था, लेकिन उसकी हिम्मत सीधी थी।
उसका अटल अंदाज बता रहा था कि वो कब तक बिना रुके चल सकती थी, वो ताउम्र बिना रुके चल सकती थी। अदन वहीं खड़ा रह गया। उफक अपने पीछे वो अंधेरे समेट लाई जो आज ही की रात खास बोस्टन पर उतरे थे। उसने खौफजदा होकर सभी बत्तियां रोशन कर दी। अंधेरा फिर भी फैलता ही जा रहा था। उसने चाहा भाग कर जहाँ भर की रोशनी ले आए, फरजाम ले आए, बाहर निकले और हलक फाड़ फाड़ कर फरजाम को आवाज़ें दे दे। वो उसकी पहली आवाज़ पर ना पलटे तो आखिरी आवाज़ पर ही पलट आए। वो उसे उठाकर दरिया में फेंक दे, उसे बचाए भी ना, उसे मर जाने दे, लेकिन ऐसे छोड़ कर न जाए। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें दरिया में फेंक दूँ। मुझे उसे सुनकर भी यकीन नहीं आया। हाँ तुम्हें यार, तुम्हें बहाने से सबसे नज़र बचाकर किनारे से धक्का दे दूँ, फिर झट जैकेट उतार कर खुद भी कूद जाऊँ और तुम्हें बचा लाऊँ। सब सुनकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुनो, तुम्हें ऊपर ले जाऊँ और धक्का दे दूँ। शराब, तुम फिर गई पानी में, मैं भी कूदा पानी में और फिर से तुम्हें बचाकर ऊपर ले आऊँगा। मैं हीरो बन जाऊँगा। हीरो बनने के लिए? हाँ, मैं बार बार तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ। वो उस बात पर दिनों हंसी और खुशी से उसे कई रातें नींद न आए। वो जहन में अपने दरिया में गिरने और फरजाम के हाथों बचाए जाने की फ़िल्म चलाती रही। हर बार उस फिल्म को चलाते उसे बहुत अच्छा लगता। हर बार उसे उस फिल्म के हीरो पर अनोखे अंदाज में प्यार आता। मोहब्बत उन पर बहुत से अलग अलग लम्हों में वार हुई थी। जैसे ओस बारिश की तरह नहीं बरसती, नज़र भी नहीं आती, लेकिन गीला कर देती है नरमी से। मोहब्बत के लिए गाए गए लोक गीतों की तरह, जो अनगिनत पत्तियां रखने वाले फूलों की तरह अलग अलग जुदा जुदा हुए, लेकिन लय और रिदम एक ही रहते हैं। अगर वो दरिया में कूद जाए तो क्या वो कहीं से भी आ जाएगा? हाँ, उफक जानती थी, ऐसा जानना जिसके होने का कोई सबूत नहीं होता, जिस यकीन के पीछे ही शक चला आता है। मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। एक दिन वो उसे हर 2 मिनट के बाद फ़ोन करके कहता रहा, बारिश हो रही है, बहुत बदसूरत सी बारिश, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। हवा ऐसे चल रही है कि दिल बैठा जा रहा है, जाने क्यों। और फूल, हाँ सिर्फ फूल ही प्यारे लग रहे हैं। लगता है सारे अमरीकी घरों से बाहर निकल आए। देखो, मुझे चलने के लिए जगह नहीं मिल रही। उफ़ ये अमरीकी, उफ़ ये लड़के लड़कियाँ, उफ़ उफ़क। हाँ मैं भीग रहा हूँ। नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँगा, नहीं बैठना मुझे कहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अपना नाम तो तुम ले नहीं रही, मैं भी नहीं लूँगा। नहीं, मुझे अब उफक नहीं चाहिए। वो देखो ज़रा, एक गंदमी से लड़की ने मुझ जैसे मासूम से लड़के पर कोल्ड कॉफ़ी उडेल दी है। वो अब उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसका गला दबा देगा। उसे उसका गला दबा देना चाहिए। मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा उफक, याद रखना। हौले हौले इल्हाम की सी सूरत लिए मोहब्बत उन पर उतरती रही। वो दोनों एक दूसरे में मुकीद होने लगे। वो उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। उसके बेडरूम की खिड़की के साथ वो टिक कर खड़ी हो गई। जिस रास्ते से उसे आना था उस पर नज़रें गाड़े वाक़यात तेज़ी से रवानमा हुए, लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता है। मोहब्बत का जो मुअज्जल रवानमा हो चुका था वो अपना असर रखता था। उसे यकीन था फरजाम ज़रूर आएगा। ऐसा यकीन जो ख़ुद को खुद ही करवाया जाता है, जो पानी पर बने बुलबुले सा होता है। उसके पास यकीन के धागे थे। वक्त ही साबित करने वाला था कि कौन सा धागा कितना मजबूत और टूट जाने के लिए कितना नाजुक। वो बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी, वो हर आजमाना चाहती जिससे उसकी ज़िंदगी में फरजाम के होने पर आँच ना आए। जब वो अमेरिका आ रही थी तो अम्मा ने कहा, मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। अमेरिका जा रही हूँ इसलिए? वो मुस्कुराई। तुम फरजाम के पास जा रही हो इसलिए? उसने अपने वीज़े के लिए बहुत दुआएं की थी। दोबारा उसके वीज़े पर एतराज़ लग चुके थे और दोनों बार वो कई घंटे रोती रही। उसने फरजाम को नहीं बताया कि यहाँ आने के लिए उससे पैकिंग नहीं हो पा रही थी। चीज़ें फिसल कर उसके हाथों से गिर जाती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो फरजाम के पास आखिरकार जा रही है। आखिरकार उसके ऐन सामने बैठकर उसे देख सकेगी, उसे सुन सकेगी। जहाज़ में बैठे तक उसे यकीन नहीं था, उसे डर था कि जहाज़ क्रैश हो जाएगा, वो मर जाएगी और आखिरकार वो कभी भी फरजाम से नहीं मिल सकेगी। बोस्टन एयरपोर्ट पर उसके कागजात रद्द कर दिए जाएंगे, उन पर कोई नया एतराज़ उठेगा। उसे वहम था कि उसके और फरजाम के दरमियान ज़रूर कोई आएगा। वो अदन होगा, उसे गुमान तक ना था। इस तरह आएगा, उसे ख्याल तक ना था। फरजाम, उसने सिसकी सी सरगोशी की और फिर वो सिसकती सरगोशियाँ करती रही। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जिसका डर था वही हो गया, अदन आ गया है और उसने फरजाम और उफक को अलग कर दिया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो दोनों जल्द ही मिल जाएंगे और कोई और मुसीबत टेंशन नहीं आएगी। उफक मना लेगी फरजाम को। आई होप सो, आई रियली होप सो।
तो ठीक है, मिलते हैं कल आगे की कहानी के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार करें। ओके, टाटा बाय।